धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धमकी देते हो संविधान के बात कर। आई नो इट हैज रिमूव्ड, आई हैव रिमूव्ड। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्लीज प्लीज। आज सदन में डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर साहब और भारत के संविधान के प्रति हमारी अनुराग थावरचंद जी स्पीकिंग। सांसद को वहां से शट अप बोलेंगे तो कैसे बात बनेगी मैडम? और वहां से मैडम अगर आपका व्यक्ति बोल रहा है ना, और कांग्रेस के आपका व्यक्ति है, सक्षम है, सब जवाब दे देंगे। आप बैठिए। मैडम ये महिलाओं की बात करते थे, आज सोनिया जी के बैठे बैठे महिला सांसद को शट अप कहते हैं मैडम, उनको माफी मांगनी चाहिए मैडम। अभी कहाँ बोला आपने? प्लीज प्लीज, ये एक तो गलत बात दोनों तरीके से शुरू हो रही है। बैठे बैठे कमेंट्स करना आप भी करते हो। प्लीज थोड़ा शांति से आप भी टॉलरेट करो, यहाँ से भी वहाँ से भी, दोनों जगह। प्लीज ऑल ऑफ यू शुड हैव टॉलरेंस प्लीज, नहीं तो टॉलरेंस पे चर्चा नहीं कर सकेंगे। एवरी यस थावरचंद। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज हम भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर साहब और भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए सदन में चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार की चर्चा निश्चित रूप से आवश्यक थी। देश की जनता को और भारतवासी जिन जिन देशों में रहते हैं उन सबको अंबेडकर जी के बारे में और भारत के संविधान के बारे में जानने का अधिकार है, और इस चर्चा के माध्यम से हम वो काम करने जा रहे हैं। 11 बजे से चर्चा प्रारंभ हुई है। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अंबेडकर जी को भली भांति समझा है, भारत के संविधान को समझा है। नरेंद्र मोदी साहब ने तो अंबेडकर जी के ऊपर पुस्तकें भी लिखी है। मैं विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखित अंबेडकर जी के ऊपर जो पुस्तकें हैं वो अगर पढ़ेंगे तो उनको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, गलतफहमी दूर हो जाएगी। देश की आज़ादी के बाद भारत का संविधान जब से लागू हुआ है, भारतीय जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम उसका अक्षरशः पालन करने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास एक नहीं अनेक उदाहरण है। परंतु संविधान लागू होने के बाद 60 वर्षों तक जो राजनीतिक दल केंद्र में, राज्यों में और पंचायत स्तर पर सरकार में रहे, उन्होंने संविधान का जो सम्मान करना चाहिए वैसा सम्मान करने का काम नहीं किया। अंबेडकर जी को सम्मानित दृष्टि से देखना चाहिए था, उनका सम्मान करना चाहिए था, वो नहीं किया। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर साहब ने भारत का संविधान लिखने में अहम भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को उनकी अध्यक्षता में संविधान कंप्लीट हुआ और उन्होंने तत्कालीन सरकार को वो संविधान सौंपा। ये उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता, सामाजिक समरसता, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक दृष्टि से वातावरण अच्छा बने, इस प्रकार का उल्लेख भारत के संविधान में किया है। और जो प्रिएम्बल उन्होंने लिखा, वास्तव में उसका अक्षरशः पालन करने का काम तो हम कर रहे हैं, कांग्रेस वालों ने या उनकी सरकारों ने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा किया होता तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अंबेडकर जी का तेल चित्र सेंट्रल हॉल में क्यों नहीं लगा था? लंबे समय तक नहीं लगा, 89 तक नहीं लगा। भारत रत्न अंबेडकर जी को मिलना चाहिए था, उनका हक था, कोई एहसान नहीं था।
वो 1989 तक क्यों नहीं दिया गया? अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम और ये तेल चित्र लगाने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी की सलाह पर वीपी सिंह साहब ने किया था। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? ये इनके पास अगर कोई जवाब हो तो मेरे बाद में उनकी तरफ से जो भी बोले वो इसका जवाब दें। खड़गे साहब जरा सुनो, आप मेरे विभाग के मंत्री थे, वासनिक साहब भी थे, आपने जो कुछ बोला उसका जवाब मैं दूंगा, सुनो तो सही। मैदान छोड़ के क्यों भाग रहे हो? तो मैं बता रहा था कि हम अंबेडकर साहब का सम्मान पहले से कर रहे हैं, भारत के संविधान का सम्मान भी कर रहे हैं। हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि हम अंबेडकर विरोधी हैं, भारत के संविधान के विरोधी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो प्रातः स्मरण एक प्रार्थना है, आजकल उसका नाम एकात्मता स्रोत है, उसमें हम बहुत पहले से अंबेडकर जी को महापुरुषों के रूप में नाम लेकर के सम्मान देने का काम करते हैं। उसमें महात्मा गांधी जी है, टैगोर साहब है, जितने भी देश के महापुरुष हुए हैं उनका नाम प्रातः स्मरण के रूप में जब प्रार्थना करते हैं तो लेते हैं। ये एक पहला प्रमाण है। अंबेडकर जी को लोकसभा में चुन करके कांग्रेस वालों ने नहीं आने दिया। अंबेडकर जी जब लोकसभा का चुनाव लड़े तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और लेबर क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने उनका चुनाव संचालन का दायित्व निभाया था। वो उनके इलेक्शन एजेंट थे। ये दूसरा उदाहरण है। दत्तोपंत जी ठेंगड़ी साहब ने भी अंबेडकर जी पर पुस्तकें लिखी है और उनके जीवन को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके द्वारा जो उनकी सोच थी वो देश में तेज गति से लागू करने की आवश्यकता को प्रतिपादित किया है। ये पुस्तकें अगर वो पढ़ लेंगे तो उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अभी भी ये कहते हैं कि हम संविधान का सम्मान नहीं करते, जबकि मैं ये कहता हूं कि संविधान में जो जो उल्लेखित है प्रीएम्बल्स में, उद्देशिका में, उनका हमने अक्षरशः पालन करने का काम किया है। जैसे देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे, इसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया है। धारा 370, अनुच्छेद 370 इस देश में जब लागू हुआ तो अंबेडकर साहब उसके विरोधी थे, परंतु बहुमत के आधार पर वो लागू हो गई तो उसमें शब्द लिखा अनुच्छेद 370 अस्थायी रूप से होगा। आज तक 60 वर्षों के बाद भी वो कायम है और जब हम उसको समाप्त करने की मांग करते हैं, कांग्रेस के लोग उसका विरोध करते हैं, दूसरे लोग भी विरोध करते हैं। मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है कि नहीं है? सब कहेंगे वो भारत का अभिन्न अंग है। फिर भारत की संसद कोई कानून बनाती है तो वहां लागू क्यों नहीं होता? मैं पूछना चाहता हूं उनसे। जब राजपत्र जारी होता है, गजट जारी होता है, तो उसमें लिखा हुआ होता है जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के शेष राज्यों में संसद द्वारा पारित अमुक 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 कानून इस तारीख से लागू किया जाता है। आखिर जम्मू कश्मीर को छोड़कर क्यों लिखा जाता है? संसद कोई कानून बनाए वो वहां लागू नहीं होता, तब तक लागू नहीं होता जब वहां की विधानसभा उसको पारित नहीं कर दे, सहमति व्यक्त नहीं कर दे। एक विधानसभा इस संसद से सर्वोपरि है क्या? और जब उसको विशेष दर्जा दे रखा है, यहाँ का व्यक्ति वहां जाकर के कोई मकान नहीं बना सकता, स्थायी निवासी नहीं हो सकता, मतदाता होकर के चुनाव नहीं लड़ सकता, और यहाँ तक कि वहां की किसी बहन बेटी के साथ विवाह के संबंध भी नहीं कर सकता। वो यहाँ आएंगे तो सब करेंगे, ये काम, चुनाव भी लड़ेंगे, मतदाता भी बन जाएंगे, यहाँ शादी ब्याह भी करेंगे, सब करेंगे, पर भारत का अभिन्न अंग होने के बाद भी हम वहां जाकर के ये सब नहीं कर सकते। आखिर ये भेदभाव क्यों? और ये कहते हैं कि हमने तो समरसता लाने का काम किया, देश की एकता अखंडता को बरकरार करने का काम किया है, मजबूती देने का काम किया। ये मजबूती देने का काम है क्या? इस पर विचार करना चाहिए और सहमति बनना चाहिए और जितना जल्दी हो सके अनुच्छेद 370 समाप्त करना चाहिए।
इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान में समान नागरिक कानून बनाने का प्रावधान है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद 60 साल तक जिसने राज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि देश में समान नागरिक कानून संहिता बनना चाहिए, क्यों नहीं बनाने का काम किया है? आज भी मैं मांग करता हूं कि समान नागरिक कानून संहिता इस देश में लागू होना चाहिए। दुनिया के दूसरे देशों में सब जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, वहां एक ही कानून होता है, हमारे यहाँ अलग अलग कानून क्यों हैं? महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार होते हैं। अगर वो मुस्लिम महिला है और 3 बार किसी उसके पति ने बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, वो उसकी पत्नी नहीं रहती। और वो अगर कोर्ट में जाए और भरण पोषण की मांग करे तो ये उसको देने के लिए तैयार नहीं होते। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, आप भी इंदौर के निवासी हैं, मैं इंदौर के पड़ोस का निवासी हूं। वहीं की एक बहन शाहबानो ने, जब उसके पति ने गलत ढंग से उसको तलाक दे दिया, तलाक 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 बोल दिया और संबंध विच्छेद कर लिए, वो सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जीती और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको भरण पोषण मिलना चाहिए, इसके पति के द्वारा मिलना चाहिए। क्या कारण था? राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे। 1985 में उन्होंने संविधान संशोधन करके पिछली तारीख से उसके अधिकारों का हनन किया। यह प्रीएम्बल का या भारत के संविधान की मुख्य उद्देशिका है, उसकी भावना के खिलाफ नहीं है क्या? ऐसा क्यों किया? आज भी यह महिलाओं, उन महिलाओं के साथ जो अल्पसंख्यक होकर के मुस्लिम समाज की है, उनके साथ अन्याय अत्याचार होते देखना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि एकता नहीं है, समरसता नहीं है। हम कहते हैं इनकी गलत नीतियों के कारण यह सब हुआ है। प्रजातंत्र को नष्ट करने का काम भी कांग्रेस की सरकार ने किया है। आपको मालूम है, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने देश की उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध घोषित किया था और यह सिद्ध करके उनके चुनाव को अवैध किया था कि इन्होंने चुनाव के पीरियड में भ्रष्ट आचरण अपना, धन दौलत पैसा कौड़ी जेवर और साड़ी बांटकर, कंबल बांट करके चुनाव जीता है। इनका चुनाव अवैध किया जाता है। समय का तकाजा था, संविधान की मर्यादाओं का पालन करना था, प्रीएम्बल पर अमल करना था। प्रजातंत्र की रक्षा का अगर जज्बा मन मस्तिष्क में था तो त्याग पत्र दे देना चाहिए। कांग्रेस का बहुत बड़ा बहुमत था, किसी और नेता को देश का प्रधानमंत्री बना देते, पर इंदिरा गांधी जी ने वैसा नहीं किया। अपने पद पर बने रहने के लिए देश में आपातकाल लगाया, देश के लाखों देशभक्त लोगों को जेल में डाल दिया और जेल में डालने के बाद फिर क्या किया? तानाशाही प्रवृत्ति करके और भारत के संविधान में संशोधन किया। भारत का संविधान हजारों की संख्या में महापुरुषों ने विचार विमर्श के बाद, सुझाव देने के बाद, तत्कालीन महापुरुषों ने, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने उसको बनाया था। इन्होंने चंद लोगों के साथ बातचीत करके उसमें संशोधन कर दिया। और संशोधन क्या किया? देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ और उपराष्ट्रपति के खिलाफ, चाहे वो किसी प्रकार का कोई अपराध करे, किसी भी कोर्ट में कोई जाने का अधिकार नहीं होगा किसी को। ये क्या था? न्यायपालिका की अवहेलना, संविधान की अवहेलना, मौलिक अधिकारों की अवहेलना और इस प्रीएम्बल में जो लिखा था उसकी अवहेलना करने का काम नहीं है क्या? ये संविधान में चंद लोगों ने संशोधन कर दिया, जबकि कठोर परिश्रम के बाद अनेक महापुरुषों के विद्वत्तापूर्ण अनुभव के आधार पर भारत का संविधान बना था। इंदिरा गांधी जी ने देखते ही देखते संविधान में संशोधन कर दिया और पद पर बने रहने का प्रावधान कर दिया। आज लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए है। देश की आजादी के समय से ये 5 साल चल रहा था, परंतु संशोधन और कर लिया था। 6-6 महीने का अधिकार बढ़ाने का जो था वो तो था ही, परंतु लोकसभा की कार्यावधि भी 5 साल की बजाय 6 साल करने का निर्णय कर लिया था। यह इस प्रीएम्बल का खुला उल्लंघन था और इस भारत के संविधान की अवमानना करने का काम इन्होंने किया। किस मुंह से बात करते हैं ये लोग? एक नहीं, अनेक उदाहरण और भी है ऐसे।
ये जो संविधान संशोधन हुआ है ना, वो आपातकाल में हुआ है। 18 दिसंबर 1976 को जब देशभक्त लोग जेलों में थे, सांसद लोग जेल में थे, और चंद उपस्थिति में संविधान में संशोधन कर दिया। और आपातकाल लगाते समय क्या किया? बहुत सारे नए सांसद हैं। आपातकाल लगाते समय निर्णय तो यह करना चाहिए था कि मंत्रिमंडल की बैठक में कोई निर्णय होता। मंत्रिमंडल के लोगों को पता नहीं, राष्ट्रपति को पता नहीं कहां रात को 12 साढ़े 12 बजे खबर करी कि हम एक प्रस्ताव भेज रहे हैं, आप दस्तखत कर दो, और उन्होंने दस्तखत कर दिए, वो भी विदेश में कहीं थे, और वहां से दस्तखत कर दिए। आजकल तो ईमेल और ये है सिस्टम है, उस समय टेलीफोनिक स्वीकृति ले ली और बाद में कहीं फैक्स वैक्स करके और सहमति ली। इस प्रकार से संविधान का मजाक उड़ाने का काम किया है। हमने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए जनसंघ को त्याग दिया, और प्रजातंत्र मजबूत हो, तानाशाही प्रवृत्ति इस देश में नहीं आए, इसलिए हमने जनता पार्टी बनाई। और जनता पार्टी बनाने के बाद बहुत सारे लोगों ने सलाह दे दी इंदिरा जी को, माहौल बहुत अच्छा है, आपातकाल में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लोग खुश हैं, आप तो चुनाव करा लो। देशभक्त नेता अटल जी, अडवाणी जी, ये सब जेल में थे, और एक पार्टी बना ली जनता पार्टी, और चुनाव हुआ, कांग्रेस वाले उसमें से बुरी तरह से हारे। फिर मोरारजी देसाई साहब ने जाकर के वो जो संविधान में संशोधन किए थे उनको वापस करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं उनको कि संविधान में जो प्रीएम्बल्स में या बहुत सारे प्रावधान उल्लेखित हैं, उसका पालन करने का काम किसने किया? अगर ये आप हृदय पर हाथ रख के देखोगे तो आपको स्पष्ट उत्तर दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें सम्मिलित थे, मोरारजी देसाई थे। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के एक बार नहीं अनेक बार टुकड़े हुए। अभी खड़गे साहब बोल रहे थे वीपी सिंह जी भी तो कांग्रेसी थे, अलग क्यों हुए थे? चौधरी चरण सिंह जी कांग्रेस के थे, अलग क्यों हुए थे? चंद्रशेखर जी कांग्रेस के थे, अलग क्यों हुए थे? मोरारजी देसाई कांग्रेस के थे, हाँ वो भी कांग्रेसी थे, अलग क्यों हुए? जगजीवन राम साहब कांग्रेसी थे, अलग क्यों हुए? केवल इसीलिए अलग हुए कि कांग्रेस की सरकार देश में और राज्यों में संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही थी, गलत नीतियां अपना रही थी, अच्छी नीयत से काम नहीं कर रही थी, नीति गलत थी, नीयत भी गलत थी। इसीलिए ये लोग कांग्रेस छोड़ करके बाहर आए। आखिर इस पर कभी विचार करोगे कि नहीं करोगे? और वो केवल आंतरिक मतभेद थे, इस कारण से छोड़कर नहीं गए थे। संवैधानिक जो प्रावधान थे उनको भी ध्यान में रख करके वो अलग हुए थे, क्योंकि संविधान में जो जो उल्लेख किया गया है उन बातों को ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। केवल मैं और मेरा परिवार, इसके अलावा कोई प्रजातंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, ये परिवारवाद लगाया था। इसलिए बहुत सारे निष्ठावान कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस छोड़ने का काम किया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व दिया, और उसके बाद मुझे ये भी कहा कि अंबेडकर जी से संबंधित जो भी मान बिंदु है, जो जो स्थल है, वहां स्मारक बनाना है, यादगार बनाना है उनको। और हमने तय किया कि 26 अलीपुर रोड, जहां अंबेडकर जी दिल्ली में रहते थे, उस समय निवास करते थे, वो निजी संपत्ति थी। आदरणीय रामविलास जी पासवान साहब ने बताया, निजी संपत्ति थी। अटल जी की सरकार के टाइम उसको भारत सरकार ने खरीदा और स्मारक के रूप में उसको घोषित किया। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने निर्णय लिया कि वहां 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य स्मारक बनाने का काम करेंगे, राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम करेंगे। उसकी फाइनल स्वीकृति वगैरह हो गई, टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए। हम उसका निर्माण कार्य शुरू करने वाले हैं। उम्मीद है कि 6 दिसंबर के आसपास या आगे पीछे कोई डेट हो सकती है, उस तारीख को हम इसका निर्माण कार्य शुरू करने वाले। 15 जनपद जहां अंबेडकर फाउंडेशन का कार्यालय है,
हमने उस स्थान पर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टडी सेंटर अनुसंधान केंद्र 195 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य करने का निर्णय लिया और 20 अप्रैल 2015 को इसके काम की शुरुआत कर दी। खड़गे साहब बोल रहे थे कि ये तो हमने किया था। भाई आपने किया था तो आपने निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं कर दिया? ये मांग लोग लंबे समय से कर रहे थे, 20 साल से कर रहे थे। 26 अलीपुर रोड वाली और ये 15 जनपद वाली, ये कुछ नहीं कर सके थे। इनके टाइम पर मांग पत्र आए थे, विचार करने के लिए विभागीय अधिकारियों को इन्होंने लिखा पढ़ी जरूर की थी और प्रस्ताव की शुरुआत करने का निर्णय इस समय नहीं हुआ था, वो हमने किया है। और अगर इतना ही है तो मैं एक और उदाहरण देता हूं। अंबेडकर जी का जन्म आपके संसदीय क्षेत्र महू में हुआ था। कांग्रेस की सरकार थी, इनको मालूम था कि अंबेडकर जी का जन्म महू में हुआ है। उनके पिताजी सूबेदार थे सेना में और सेना के द्वारा उनको जो क्वार्टर मिला था उस क्वार्टर में उनका जन्म हुआ था। वहां स्मारक बनाने का काम इन्होंने क्यों नहीं किया? जब पटवा जी मुख्यमंत्री बने और मैं भाग्यशाली हूं, उन्होंने मुझे राज्य मंत्री का दायित्व दिया था और मुझे कहा कि थावरचंद तुम जाओ, वहां 2 समितियां काम करती है, उन समिति वालों से बात करो, अपन वहां भव्य स्मारक बनाएंगे अंबेडकर जी का, ताकि देश और दुनिया उसको देखे और एक यादगार के रूप में वो बने। मैं गया वहां, अर्जुन धारू एक समिति के अध्यक्ष थे, शील भंते जी दूसरी कमेटी के अध्यक्ष थे। मैंने उन दोनों से बात की, दोनों ने कहा बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, आप पैसा हमको दे दो, हम बनाएंगे। एक समिति बोले हमको दे दो, दूसरी समिति बोले हमको दे दो। मैंने जाके पटवा जी को बताया, पटवा जी ने फिर एक योजना बनाई, कलेक्टर को अध्यक्ष बना दिया और उन दोनों को उस कमेटी का मेंबर बना दिया और मुझे और बाबूलाल जी गौर को भी बनाया। रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा, मैं आया, रक्षा मंत्री से मिला, वो जमीन मध्य प्रदेश सरकार ने रक्षा मंत्रालय की अनुमति से, और आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों से अंबेडकर जी का जन्मदिन था 14 नवंबर 1951, उसके निर्माण कार्य की शुरुआत, हाँ 14 अप्रैल 1951 उसका निर्माण कार्य अटल जी के हाथों शुरू हुआ था। अटल जी की हाथ से जब शुरुआत हुई, उसके बाद योग से 92 में मध्य प्रदेश की सरकार भंग हो गई और मध्य प्रदेश की सरकार भंग हो गई 10 साल तक। थावरचंद जी 7 बज गई, हम यही आप कल इसको कंटिन्यू रखना, अच्छी बात बता रहे हैं। यस, टुमारो यू विल कंप्लीट इट, यू वांट टू कंप्लीट, let him complete and then we can adjourn. ओके, तो जब तक ये कंप्लीट करें, आप 5-10 मिनट में कंप्लीट करेंगे? नहीं, कम से कम 15-20 मिनट, कम से कम 15-20 मिनट, लेट हिम सिट, कम से कम 15-20 मिनट चाहिए। प्लीज प्लीज। मैम, टुमारो फिर से सुनना चाहोगे अच्छी बातें? दैट्स गुड, दैट्स भाई आपका नेता ने 1 घंटा 5 मिनट बोला। नो नो, दे आर तो इसमें क्या प्रॉब्लम? बोल दीजिए ना, let him complete यार, session has come from the government. Okay. आप सब लोग ये करें, थावरचंद जी का भाषण कंप्लीट होने तक सदन आगे बढ़ाया जाता है। यू कैन कंप्लीट। मैं ये निवेदन कर रहा था कि पटवा जी की सरकार जब भंग हो गई और 10-11 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक भी ईंट उस निर्माण कार्य स्थल पर लगाने की कोशिश नहीं की। और उसके बाद में जब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उमा भारती, बाबूलाल जी गौर और उसके बाद शिवराज सिंह जी चौहान ने लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च करके भव्य स्मारक बनाया और पिछले 9 साल से मध्य प्रदेश की सरकार वहां अंबेडकर जी के जन्मदिन 14 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन करती है, लाखों लोग आते हैं, सारा खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार उठाती है। इसके साथ ही साथ नागपुर दीक्षा भूमि है, दीक्षा भूमि में स्मारक बना हुआ एक समिति उसका संचालन करती है, पर उसका सुदृढ़ीकरण और उसका विस्तार करने का काम किसने किया? तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, भाजपा शिवसेना की सरकार थी। नितिन गडकरी जी उस सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लोक निर्माण मंत्री थे और लोक निर्माण मंत्री और नागपुर के निवासी होने के नाते
उन्होंने उस भव्य स्मारक को सुदृढ़ीकरण प्रदान किया और उसको विस्तारित करने का काम किया। कांग्रेस वालों को तो किसी ने रोका नहीं था। चैत्य भूमि जहां अंबेडकर जी का अंतिम संस्कार हुआ था, लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि वो जो पड़ोस की मिल बंद हो गई, हिंदू मिल, उस जमीन को अधिग्रहित कर लिया जाए और चैत्य भूमि को विस्तारित करने का काम किया जाए, परंतु कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। अब किया तो किसने किया? भाजपा शिवसेना की सरकार ने किया और नरेंद्र मोदी जी के हाथों उस निर्माण कार्य का भूमि पूजन करवाया। 400 करोड़ के लगभग की वो योजना है। चिचोली नागपुर के पास में एक गांव है। अंबेडकर जी की जो सारी सामग्री, जिस टाइपराइटर से उन्होंने भारत का संविधान टाइप किया था, उनकी वेशभूषा के सभी सामग्री वहां रखी हुई, लंबे समय से मांग की जा रही थी कि वो खराब हो रही है, उसको ठीक करा जाए, उसको व्यवस्थित रखने का काम किया जाए, पर कांग्रेस की महाराष्ट्र की सरकार ने एक भी नहीं सुनी। भाजपा शिवसेना की सरकार आई और उन्होंने उसको भी व्यवस्थित करने का निर्णय लिया है और 650-700 करोड़ की धनराशि उस काम के लिए स्वीकृत की है। अंबेडकर जी का गांव, जहां उन्होंने जन्म तो महू में हुआ था, परंतु जहां उनके परिवार के लोग रहते थे, उसको गोद लेकर के उसको आदर्श गांव बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य अशोक जी सांवले ने किया है, अमर सांवले साहब ने किया है। इसके साथ ही साथ 1921, 22, 23 में अंबेडकर जी जब लंदन में गए थे पढ़ने के लिए, जिस मकान में रहते थे उसको भी स्मारक बनाने का काम कांग्रेस वालों ने नहीं किया है। भाजपा शिवसेना की सरकार, देवेंद्र फडणवीस साहब ने उसको खरीदा और प्रधानमंत्री जी ने जाकर के अभी इस 12 तारीख को ही उसको स्मारक घोषित करने का काम किया है। आखिर ये सब काम कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं किए? ये अपने आप में ये सिद्ध करता है कि कांग्रेस वालों ने अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया, कांग्रेस वालों ने भारत के संविधान का भी सम्मान नहीं किया। मैं आपको एक बात और बताता हूं, संविधान का किस प्रकार से दुरुपयोग किया। ढांचा टूटा अयोध्या का, वो राम मंदिर था, राम मंदिर है और राम मंदिर वहां बनेगा। ढांचा टूटा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग करते, वहां तक तो समझ में आता, परंतु मैं संविधान पर बोल रहा हूं, संविधान पर बोल रहा हूं, उसका उल्लंघन आपने कैसे किया वो बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करती केंद्र की कांग्रेस सरकार तो समझ में आता। हिमाचल की प्रदेश की सरकार को भंग किया, मध्य प्रदेश की सरकार को भंग किया, राजस्थान की सरकार को भंग किया, गुजरात की सरकार को भंग किया। इस प्रकार से इन्होंने भारत के संविधान का खुला दुरुपयोग करने का काम किया और आज ये कहते हैं कि हम संविधान का अनुपालन करते हैं। ये घोर असत्य और निराधार बात करने का काम कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, खड़गे साहब बोल के गए कि एससी सब प्लान में कटौती हुई है, एसटी सब प्लान में कटौती हुई है। आप जरा 11, 12 और 12, 13 के आंकड़े देख लो, 11, 12 और 12, 13 के आंकड़े देख लो। नियम ये कहता है कि आबादी के मान से मिलना चाहिए। अगर एससी प्लान में 15% की धनराशि आपके टाइम अगर जारी हुई हो, आप बता देना, मैं राजनीति से त्याग पत्र देकर के संन्यास ले सकता हूं, और नहीं तो आपके नेता को बोल देना 3-4% से ज्यादा कभी भी एससी सब प्लान आपके राज में नहीं मिला है। अगर ज्यादा मिला है 7.5-8%, तो 2014-15 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के टाइम। और उसके बाद क्या उदाहरण आप 15-16 का उदाहरण दे रहे हैं, वो 15-16 का जो उदाहरण है वो इसलिए है कि राज्यों को पहले केंद्र का 32% हिस्सा दिया जाता था। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 32 की बजाय 42% राज्यों को जारी कर दिया और 42% के अलावा भी नगरीय निकायों के लिए, नगरीय प्रशासन के लिए 5% और अलग से दिया है। 2% पंचायती राज व्यवस्था के लिए दिया है और 2% खर्च के लिए दिया है। 32% की बजाय 49% राज्यों को दे रहे हैं। राज्यों से हमारी अपेक्षा है कि एससी सब प्लान और एसटी सब प्लान में वो धनराशि आवंटित करे। और जहां तक मेरे विभाग का सवाल है, मेरे विभाग की योजना के अंतर्गत
एससी सब प्लान में पहले की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। मुकुल वासनिक साहब भाषण दे गए, खड़गे साहब भाषण दे गए, दोनों के पास ये मंत्रालय था। मैं उनसे पूछना, तारिक अनवर साहब, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 11-12 और 12-13 और 13-14 की स्कॉलरशिप राज्यों को जारी क्यों नहीं की थी? क्यों नहीं जारी की थी? ये कोई बताने वाला है? आज नहीं तो कल बताएं। उनके समय का एरियर आज राज्यों को बाकी है और राज्य उस कारण से हमारे पास आ रहे हैं कि हमको 11-12 का, 12-13 और 13-14 का दे दो, नहीं तो पंजाब, राजस्थान और जितने भी राज्य हैं उन सबसे पूछ लो। धनराशि तो आपके समय की बकाया है और आज इस प्रकार की बातें करके जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, ये उचित नहीं है। खड़गे साहब आज विचलित हो रहे थे। अगर मैं ये कहूं कि बौखला भी रहे थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो वास्तव में कहना चाहिए वो तो नहीं कहा, परंतु अनर्गल बातें करने की कोशिश की। कांग्रेस की सरकार के टाइम अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण पर संकट आया। पूछना चाहता हूं मैं कांग्रेस वालों से कि सुप्रीम कोर्ट में रीट किसने लगाई कि धर्मांतरित लोगों को भी, जो कभी हिंदू जाति के थे और अनुसूचित जाति में आते थे, उन्होंने धर्मांतरण कर लिया है और धर्मांतरण करने के बाद भी उनको अजा का दर्जा दिया जाओ। इसकी योजना कहां बनी? बैठक कहां हुई? किसके नेता के घर हुई? मुझे तो मालूम है, पर नाम बताऊंगा तो अभी आप हल्ला करने लगेंगे। आपकी नेता के यहां बैठक हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हम सरकार से आपकी भावना अनुसार, जो हमारा वकील है सरकारी अटॉर्नी जनरल, उससे हम अनुशंसा करवा देंगे कि हाँ ऐसा कर दिया जाए। सच्चर कमेटी किसने बनाई? रंगनाथ मिश्रा कमीशन किसने बनाया? और उनकी रिपोर्ट अगर आई है और उन्होंने ये कहा है कि इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग और विशेषकर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग, उनकी हालत खराब है, अगर ये उन्होंने रिपोर्ट दी है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस है। जो मुहावरा वो खड़गे साहब सुना गए, उसी मुहावरे को मैं तो नहीं दोहराना चाहता हूं, परंतु उन्होंने षड्यंत्र रचा और बोले एससी में से 5% रिजर्वेशन काट के उनको दे दो, एसटी में से 5% काट के दे दो, ओबीसी में से 5% काट के दे दो। वो उस रिपोर्ट, अरे भैया कमीशन, उपाध्यक्ष महोदय, कमीशन की रिपोर्ट में है ये, कमीशन की रिपोर्ट में है ये कमीशन की रिपोर्ट में, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान बनाने वालों ने, अंबेडकर जी ने, सरदार पटेल और अनेक महापुरुषों ने इस विषय पर पहले से चर्चा की। 1936 में चर्चा हुई, 1948 में चर्चा हुई, 1952 में चर्चा हुई, 1956 में चर्चा हुई और उन्होंने ये कहा कि धर्मांतरित लोगों को किसी भी प्रकार से अजा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार नहीं अनेक बार फैसला दिया है कि जो धर्मांतरण करके गए हैं और अन्य किसी वर्ग में चले गए हैं, अन्य किसी धर्म में चले गए हैं, उनको अजा का दर्जा या उनको आरक्षण की सुविधा दिया जाना कतई उचित नहीं है। उनके फैसले के बाद भी ये षड्यंत्र कर रहे हैं और ये तर्क दे रहे हैं कि नहीं, उनको भी मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था छुआछूत के कारण, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन के कारण हुआ है और जब कोई धर्म परिवर्तन करके वहां जाता है तो इस प्रकार का छुआछूत का वातावरण वहां नहीं होता है। और जब वहां छुआछूत का वातावरण नहीं होता है तो फिर उनको ये मांग करने का क्या अधिकार है और कांग्रेस वाले को इस प्रकार का षड्यंत्र करने का क्या अधिकार है और उस षड्यंत्र में सहभागी बनकर के और देश में अरे मैं इस अवसर पर फिर यह कहना चाहता हूं
कि भारत का संविधान बनाने में अंबेडकर जी के साथ साथ सरदार पटेल ने, जवाहरलाल जी नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने और अनेक महापुरुषों ने विचार विमर्श करने के बाद बनाया और उस समय पर इन सब विषयों पर चर्चा हुई और उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया। आप उनकी बात को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। आज आप ये मांग कर रहे हो कि उनको धर्मांतरित करने के बाद आप उनको ये दर्जा दे दो। भारत के संविधान में लिखा है, भारत के संविधान में लिखा है धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रावधान किया है। आप धर्मांतरण को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हो। आज देश की एकता अखंडता के साथ कर रहे हो कि अगर इसी प्रकार की कोई नीति है तो देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ेगी। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए इस प्रकार की बातें करने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ पर इसको साल भर धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है और हमने साल भर के कार्यक्रम तय किए हैं। 14 अप्रैल 2015 से इसकी शुरुआत हुई है और 14 अप्रैल 2016 तक ये चलेगा। हमने तय किया है कि देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। आज का ये संविधान दिवस देश के सभी राज्यों में मनाने का संदेश भारत सरकार की ओर के हर मंत्रालय की ओर से गया है और राज्यों के मुख्यालयों पर और स्कूलों में और महाविद्यालयों में आज का ये दिन मनाने का निर्णय जो किया है उस पर अमल किया जा रहा है। हमने अंबेडकर जी पर डाक टिकट जारी करने का काम किया है। अंबेडकर जी पर सिक्का जारी करने का निर्णय हो चुका है, वो जारी होने वाला है। डाक टिकट तो जारी कर दिया। इसके साथ ही साथ साल भर हम अनेक प्रकार के कार्यक्रम करेंगे और एक विशेष कार्यक्रम हमने यह हाथ में लिया है कि देश के 100 स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को अंबेडकर जी जहां जहां गए थे पढ़ने के लिए वहां वहां हम भेज रहे हैं। 50 स्टूडेंट के 2 बैच 25-25 के यात्रा करके आए हैं। लंदन गए हैं, कैलिफोर्निया गए हैं, वाशिंगटन गए हैं, अमेरिका गए हैं और वहां जाकर के संगोष्ठियां हुई है, परस्पर विचार विमर्श हुआ है, पैनल डिस्कस हुआ है और हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले लोग भी इस कार्यक्रम से अति खुश है। इसके साथ ही साथ आने वाली 26 जनवरी को अंबेडकर जी पर जो झांकियां निकलते 26 जनवरी को, इस पर झांकी निकालने का भी निर्णय हुआ है। मैं ये कह सकता हूं कि अंबेडकर जी का सबसे ज्यादा सम्मान और भारत के संविधान का सम्मान नरेंद्र मोदी जी और अटल जी ने किया। अटल जी के बारे में हमारे रामविलास जी पासवान साहब ने बताया, 97 में गुजराल साहब की सरकार के समय आरक्षण संबंधी 5 आदेश जारी करके जो प्रावधान थे उनको समाप्त कर दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान में संशोधन करके उनको फिर से बहाल करने का काम किया। ये उदाहरण आपके लिए सीख नहीं है क्या? आप उसके बाद भी कहोगे कि हम उसके विरोधी हैं। हम आरक्षण के पक्षधर हैं, ये हम पहले से कह रहे हैं। और जनसंघ का दूसरा अधिवेशन हमारा राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा का इंदौर में हुआ था। उस इंदौर में हमने प्रस्ताव किया था कि हम भारत के संविधान का, अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं और संविधान में जो छुआछूत मिटाने की बात कही गई है उसका अक्षरशः पालन करेंगे। गांव-गांव में, गली-गली में जाएंगे और उसका अनुपालन करने का काम करेंगे। आज तक कर रहे हैं। आपके किसी प्रधानमंत्री ने या मुख्यमंत्री ने अंबेडकर जी और भारत के संविधान का सम्मान करने का काम किया था? मैं बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सुरेंद्र नगर एक शहर है, जिला है, उस जिले में हाथी पर भारत के संविधान को रखा और 1 लाख लोगों की शोभा यात्रा निकाली और उस शोभा यात्रा में 3 किलोमीटर तक पैदल देश के प्रधानमंत्री जो आज है वो गए। ये सम्मान के सूचक हैं। एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। हम देशभक्त पार्टी के लोग हैं। देश की एकता अखंडता के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले लोग हैं। देश हमारे लिए पहले है, फिर पार्टी है और फिर हम हैं। आपके यहाँ क्या है? मैं और मेरा परिवार, फिर पार्टी और फिर देश। एकदम उल्टी सोच आपकी और हमारी ये सोच इस बात को सिद्ध करती है कि हम सबसे ज्यादा हितैषी, भारत के संविधान का सम्मान करने वाले, अंबेडकर जी की
बात को हम आदर देने वाले हैं। मैं इस अवसर पर यह निवेदन करना चाहूँगा कि सामाजिक समरसता लाने की आवश्यकता है। कांग्रेस की गलत नीति, गलत नीयत के कारण इस देश में अलगाववाद बढ़ा है, आतंकवाद बढ़ा है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। आखिर आप कहते हो हमने बहुत कुछ किया है, तो ये क्यों हो रहा है? अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, अलगाववाद बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है। अगर राजीव गांधी की हत्या किसी ने की है तो उसके लिए दोषी कौन है? कांग्रेस और कांग्रेस की गलत नीतियां और कांग्रेस की सरकार। इंदिरा गांधी जी की हत्या अगर हुई है तो उसके लिए ये दोषी है। हम तो दुख व्यक्त कर सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की इस प्रकार से हत्या हुई, ये दुखद है, ये अच्छी बात नहीं है। पर इसके लिए अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार दोषी है। मैं इस अवसर पर मैं अभी भी उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी भी निवेदन करना चाहता हूं कि देश में सामाजिक समरसता लाने के लिए, आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए और देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए भारत के संविधान के अनुरूप चलने का दायित्व हम सबका है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए की सरकार उस पर चलने के लिए तत्पर है। आइए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सहयोग दीजिए और भारत के सपनों को संविधान के अनुसार साकार रूप देने की अपनी भूमिका निभाएं, अपना सहयोग प्रदान करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात समाप्त करता हूं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है। मेरे विभाग की योजनाओं की जानकारी, मैंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। इन 1.5 साल के कार्यकाल में मेरी सरकार ने बहुत उपलब्धियां हासिल की है। अनुसूचित जाति वर्ग में, पिछड़ा वर्ग में, विकलांग वर्ग में, किन्नर जाति में, घुमंतु जाति में, सीनियर सिटीजन में, इन सब वर्गों के हित संरक्षण की योजनाएं मेरे विभाग ने बहुत सारी नई बनाई है। कोई अवसर आएगा तो उस पर बताऊंगा, और नहीं तो हमने इनको पुस्तक दी है, मेहरबानी करके वो पढ़ ले, सब समझ में आ जाएगा कि अंबेडकर जी और भारत के संविधान के अनुसार तो हम चलने का काम कर रहे हैं। आप कुछ सीख ले लो, इस चर्चा से कुछ सीख के जाओ और अंबेडकर जी का आदर करो, भारत के संविधान का अनुपालन करो। धन्यवाद। जय हिंद।